हाय फ्रेंड, स्टूडेंट घर पे आपका स्वागत है। और अब जैसा कि देख रहे हैं इस पिक में आपके लिए एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हर एग्ज़ाम के लिए रामबाण की तरह साबित होगा, क्योंकि ये जो है एनसीईआरटी पे बेस्ड है। एनसीईआरटी का सार संग्रह है जिसको महेश कुमार वर्णवाल सर के द्वारा लिखा गया है और जो कॉस्मोस पब्लिकेशन का ये बुक है। इसमें देखिए क्लास 6 to 12 का सारे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉसिबल है सारे इसमें दिया गया है। इसलिए आपको जो भी एग्ज़ाम आने वाला जैसे बीपीएससी हो गया, आपका बिहार दरोगा, बिहार एसआई का जो भी बिहार एक्साइज है, चाहे रेंजर ऑफिसर, कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए उसमें ये बुक बहुत कारगर साबित हुआ है पहले भी। तो इसीलिए मैं इस बुक को साबित करने मतलब सारे क्वेश्चन जो भी है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोग के साथ। तो आप लोग बने रहिए और इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखिए कि आपको कैसा लगता है और नीचे कमेंट कीजिए। अगर आगे अच्छा रहा रिस्पांस आप लोग का तो मैं इसका सारा हर सब्जेक्ट का करवा दूंगा। मैं इसलिए आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे फिजिक्स से। ओके, तो ये रहा आपका सब्जेक्ट फिजिक्स। तो मैं इसी सब्जेक्ट के द्वारा आज मैं स्टार्ट करूँगा आप लोगों के सामने। और ये इस बुक का एक खासियत और है कि आपको एक जगह पे सारे जो भी एनसीईआरटी पे बेस्ड जो पॉसिबल हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं ऑनलाइन है सारे एक जगह आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए आप इसका भरोसा कीजिए और इस बुक का अच्छे से इस सेशन का आनंद लीजिए और पूरा कंप्लीट देखा कीजिए। ठीक है, आप जैसे देखते हैं हम लोग जैसे आपका सब्जेक्ट है हम लोग फिजिक्स का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये सेशन में हम लोग फिजिक्स कंप्लीट करेंगे। 1 आवर 2.5 आवर लगेगा इसमें कंप्लीट करने में। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिक्स की। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपका फर्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट। तो इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले ये क्वेश्चन कौन सा करेंगे, जो भी हमारे पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब हम इसको एक एक 1 बाय 1 करते जाएंगे। तब जैसे देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है मूल भौतिक राशियाँ फंडामेंटल फिजिकल यूनिट की संख्या कितनी है। मतलब हमारे पास जो मूल भौतिक राशियाँ हैं टोटल कितने हैं 7। इसमें कौन कौन सी आती है, जैसे हो गया लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और ये सब सारे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, ल्यूमेन या अस्टेरेडियन। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो एसआई मात्रक होता है वो अस्टेरेडियन होता है या फिर ल्यूमेन होता है। अगर हम लोग लाइट ईयर की यूनिट की बात करते हैं किसके बराबर होता है, प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। अब बात करते हैं वायुमंडल में ओजोन परत लेयर की मोटाई मापने का यह मात्रक डॉप्सन है। ठीक है, अब फिर देखते हैं और आगे वायुमंडल दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने का मात्रक क्या होती है। तो इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे मेजर किया जाता है, बार में। और पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। तो कार्य जो वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य और मात्रक का ऊर्जा क्या होता है, जूल। तो अब आप देखिए इसमें कि आपने पावर और एनर्जी दोनों की एसआई मात्रक जो है क्या है, जूल है। ठीक है, दोनों की इसमें एसआई मात्रक जो आपका जूल है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर सेकेंड। एमकेएस का मतलब क्या होता है, मीटर किलो सेकेंड। ठीक है, अब और आगे देखते हैं कि अब इधर है भौतिक राशियाँ दिया हुआ। ठीक है, इधर मात्रक है और उसका क्या है जो जिससे हम उसको संकेत देते हैं, प्रतीक जो होता है हमारे, जैसे मीटर किसकी होती है, लेंथ की। तो लेंथ का होता है मीटर, उसका एम से हम लोग डिनोट करते हैं।
द्रव्यमान मास होता है उसका किलोग्राम और उसका प्रतीक क्या होता है केजी। समय क्या है, समय का क्या होता है सेकेंड होता है उसका मात्रक, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट जो होता है एम्पियर से होता है, इलेक्ट्रिक करंट में एम्पियर होता है, उसको ए से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं ताप, टेम्परेचर के लिए क्या होता है केल्विन, और उसको कैसे डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा अमाउंट मोल, और इसका प्रतीक एमओएल होता है। ज्योति तीव्रता जो होता है लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, सीडी से हम लोग डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है, तो 1 बार के बराबर होता है। अब एक पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, 10⁻⁻12 ग्राम के। पास्कल किस राशि का मात्रक है, दाब की। और फोर्स का मात्रक क्या है, फोर्स का मात्रक है न्यूटन। अब एक आता है इम्पल्स, आवेग जिसको बोलते हैं हम लोग, आवेग का मात्रक क्या होता है न्यूटन सेकेंड। और पारसेक जो होता है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, एक पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखते हैं पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब इस तरह से जो भी क्वेश्चन अभी आपने देखा है ये सब सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप इसको एक एक करके अच्छे से ध्यान दीजिए इसमें। ओके, अब जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग एंगस्ट्रम क्या होता है का माप, एंगस्ट्रम द्वारा मापा जाता है तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ को। अब एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, ये तो सब लोग जानते हैं 746 वाट। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, जो भी अभी रिसेंटली एग्जाम में आया 10⁻⁻6 मीटर। या फिर इसी को अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, या फिर किलोमीटर में लिखना चाहते हैं 10⁻⁻3 मिलीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं कि चालक की विद्युत प्रतिरोधकता इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मात्रक को ओम मीटर होता है। ठीक है, अब है रेडियन एवं अस्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं, पूरक मात्रक हैं, इसी को बोलते हैं सप्लीमेंट्री है। ठीक है, अब क्यूसेक में क्या मापा जाता है, जल का बहाव। दूर किसी की वस्तुएं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। अब दूध उत्पादन में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ब्यूटीरोमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, लक्स मीटर। अब है समताप कोण और घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं, तो पूरक राशियां हैं। और हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग अदिश राशि और सदिश राशि, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी हम लोग पता करते हैं। अब ऐसे यहाँ पे है अदिश राशियाँ में दूरी, और सदिश राशियाँ क्या है बल। अब विभिन्न का मात्रा अगर एक एंगस्ट्रम में देखते हैं तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब अगर दूसरा देखते हैं अदिश राशि में क्या है चाल है, लेकिन सदिश में क्या है विस्थापन है। एक खगोल इकाई में 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर है। थर्ड वन देखते हैं जो द्रव्यमान है अदिश राशि, तो वेग क्या है सदिश राशि, 1 टॉप्सन इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर। अब है आयतन क्या होता है अदिश राशि, और इधर सदिश राशि संवेग। एक बैरल में 159 लीटर होता है। समय अदिश है और सदिश में क्या होगा त्वरण 1 नैनोमीटर 10⁻⁴ मीटर। तो कार्य क्या हो गया अदिश राशि, कोणीय वेग हो गया सदिश राशि, तो 1 टेरोमीटर 10⁻12 मीटर को बोलते हैं। एक फैदम 6 फीट को बोलते हैं। सॉरी, घनत्व चुंबकीय तीव्रता, इस अभी इधर विद्युत धारा है अदिश राशि और सदिश राशि क्या है विद्युतीय तीव्रता। अब यहाँ पे एक क्लियर आपको होना पड़ेगा कि अदिश राशि और सदिश राशि दोनों है क्या। तो जो सदिश राशि होता है जिसके अंदर डायरेक्शन फिक्स होती है, ठीक है, और इसके अंदर जो होता है अदिश राशि के अंदर उसके अंदर डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है इसके अंदर डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। लेकिन सदिश राशि में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, इसीलिए उसको हम लोग
वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि प्रमुख भौतिक राशियाँ एवं उनके एसआई मात्रक। अब देखिए कुछ भौतिक राशियाँ हैं जिनकी एसआई मात्रक हमें देखना है, ठीक है। तो कुछ जो एसआई मात्रक हमें देखना है, जैसे ये आपका सबसे पहला हम देखते हैं जैसे क्षेत्रफल। अगर हम बोलते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो दो मात्रक है, तो दोनों का हम लोग यूनिट हम लोग फंडामेंटल में उधर देखे थे, दोनों का क्या होता है, ये मीटर होता है, तो मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। इसी तरह आयतन, आयतन के देखते हैं तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, मीटर क्यूब हो गया। त्वरण एवं मंदन की बात करते हैं तो वेग में परिवर्तन बटे समय हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम लोग बल की बात करते हैं तो द्रव्यमान गुने त्वरण हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं, पिछले बार भी बीपीएससी में आ चुका है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 गुने द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। इसमें होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग जूल से, जूल होता है इसका ऐसा मात्रक। स्थितिज ऊर्जा होता है जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई हो गया, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर जूल हो जाता है। अब कोणीय विस्थापन की अगर हम बात करते हैं तो कोणीय विस्थापन में क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन जो होता है चाप अपन त्रिज्या, तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाता है, रेडियन। अब कार्य अगर हम बात करते हैं कार्य की, तो कार्य क्या हो जाता है, वर्क जो हो जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब बल इंटू बल गुने विस्थापन, तो इसका यूनिट क्या हो जाता है, जूल या फिर न्यूटन मीटर। अगर हम शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति में क्या हो जाएगा, पावर, तो इसमें हो जाता है कार्य अपन समय, तो जूल सेकेंड या वाट। अब हम लोग बात करते हैं बल आघूर्ण, बल इंटू आघूर्ण अक्ष से लंबवत दूरी, तो हो जाता है न्यूटन मीटर। अब फिर बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, बल गुने दूरी का स्क्वायर डिवाइड बाय द्रव्यमान का स्क्वायर। अब इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वीय विभव कार्य बटे द्रव्यमान, तो जूल किलोग्राम। घूर्णन त्रिज्या की बात करते हैं तो इसका दूरी, तो इसका यूनिट क्या हो जाता है, मीटर। इसी तरह यंग गुणांक की बात करें, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य विकृति न्यूटन मीटर। पृष्ठ तनाव की बात करते हैं बल बटे क्षेत्रफल, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव बल बटे क्षेत्रफल न्यूटन मीटर स्क्वायर। वेग प्रवणन वेग बटे दूरी प्रति सेकेंड होता है। श्यानता गुणांक बल बटे क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। प्लांक नियतांक का होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति जूल पर सेकेंड। बोल्ट्जमैन नियतांक का होता है ऊर्जा बटे ताप जूल केल्विन। धारिता होता है आवेश बटे विभवांतर फ्राइडे। चालकता का होता है ओम मीटर स्क्वायर मीटर पर मीटर। अब इसमें धारा घनत्व की बात करते हैं विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल, तो एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। अब यहाँ चुंबकीय फ्लक्स की बात करते हैं वेबर या वोल्ट। प्रतिरोधकता ओम मीटर। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, गुरुत्व ऊष्मा इक्वल टू होता है ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान, तो जूल पर किलोग्राम। कोणीय संवेग होता है जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान इंटू परिभ्रमण त्रिज्या किलोग्राम पर मीटर। इसमें देखिए जैसे अगर फॉर्मूला आपको याद है, अगर बेसिक्स कुछ आपको फंडामेंटल पता है तो आप इसका एसआई यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए निम्न में से किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है, तो इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ। अब मोमेंट किसकी माप है, मोमेंट से क्या मापा जाता है, संवेग से क्या मापते हैं हम लोग, गति की मात्रा की। मैनोमीटर का क्या उपयोग है गैसों का दाब मापने में। उसी तरह कोणीय विस्थापन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मात्रक क्या है, रेडियन है, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की मध्य दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी किस मात्रक द्वारा व्यक्त की जाती है, 1 खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो इसी तरह है महत्वपूर्ण मापन उपकरण की बात करते हैं। तब जैसे देखिए यहाँ पे
जैसे उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापना है तो उसके लिए कौन सा यंत्र का यूज करते हैं? अल्टीमीटर। विद्युत धारा की तीव्रता को अमीटर, ऑडियोमीटर को ध्वनि की तीव्रता, एरोमीटर को वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व, एनीमोमीटर का वायु की गति तथा शक्ति मापने का यंत्र, एक्सीलरोमीटर गतिमान वाहनों की गति के वृद्धि का दर। इसमें है बैरोमीटर क्या मेजर करता है? वायुमंडलीय दाब को। बोलोमीटर उसमें विकिरण को। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा को। वर्नियर कैलिपर बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई। क्रायोमीटर निम्न ताप। डेसीमीटर पदार्थ की घनत्व। फैदोमीटर समुद्र और नदी की गहराई नापते हैं। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता। गायरोस्कोप घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग। ग्रेवोमीटर गुरुत्वीय त्वरण। हाइड्रोमीटर वस्तुओं का सापेक्ष घनत्व। हाइड्रोफोन जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। लैक्टोमीटर जो होता है दूध की शुद्धता को मेजर करता है। क्रोनोमीटर पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण। क्रेस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र। डायलेटोमीटर किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र। डायनेमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र। नेफोस्कोप वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं की दिशा का मापन। रेडियो माइक्रोमीटर होता है उष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र। टैकोमीटर होता है किसी वस्तु के चक्रण की गति। सीजीएस पत्ती के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को जी और समय को सेकेंड में मापा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रेन गेज या फिर यूडोमीटर वर्षा की मात्रा को मापने के लिए यूज किया जाता है। अब जैसे है रिफ्रैक्टोमीटर पारदर्शी माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। सैक्रोमीटर शर्करा की सांद्रता मापने के लिए का यंत्र है। अब स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास मापने का वाला यंत्र है। सेक्सटेंट ऊंचाई को मापने का काम में आने वाला यंत्र है। स्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र है। स्फिग्मोमैनोमीटर धमनियों की रुधिर के दाब को मापने का एक उपकरण है। अब यहाँ पे देखते हैं थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोनों की माप है। थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र है। वेंचुरीमीटर से हम लोग क्या करते हैं? द्रवों के प्रवाह की गति को मापने का यंत्र है। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र है। मैकोमीटर जो है ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुमान की गति जो होता है माइक्रोमीटर से। मैग्नेटोमीटर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र में। माइक्रोमीटर अति सूक्ष्म लंबाई होता है। ओडोमीटर जो होता है वाहन द्वारा तय की गई दूरी। ओम मीटर जो होता है विद्युत प्रतिरोध। ओंडोमीटर जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति। पायरोमीटर होता है उच्च ताप युक्त पिंड का ताप। फोनोमीटर होता है ध्वनि की तीव्रता। पॉलीग्राफ होता है अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच। एक होता है रडार दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति। रेडियोमीटर होता है विकिरण मापक। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगे की तीव्रता। स्पीडोमीटर गतिमान वाहक की गति। पाइरहेलियोमीटर सौर विकिरण का मापन। विस्कोमीटर द्रव्य की श्यानता ज्ञात करने में। वेवमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य। इलेक्ट्रॉन मीटर विभवांतर मापने का यंत्र। तो इसी तरह इसमें जो भी आप क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं सारे आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से सुनिए। आप अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप इसको देख लेते हैं इस वीडियो को, तो आपको एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव इससे नहीं छूटने वाला है। और इसमें इसका ये दावा है कि 70 to 80% क्वेश्चन सिर्फ इसी बुक से आएगा। चाहे आप दरोगा का एग्ज़ाम दे लीजिए या फिर बीपीएससी प्री में बैठिए, आप जाइए फिर वहाँ पे देखिएगा, या फिर प्रीवियस ईयर से इसको मैच करा लीजिए, आपको सारा क्वेश्चन यहाँ से नज़र आएगा। मैं बता रहा हूँ कि 80% क्वेश्चन इस बुक से आपको मिलेगा हर सब्जेक्ट में। अब देखते हैं सेकेंड टॉपिक मैकेनिज्म। प्रक्षेप गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी? 45 डिग्री। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम कितना डिग्री एंगल से अगर हम इसको फेंकते हैं
तो जो सबसे ज़्यादा दूर तक जाएगा, सबसे ज़्यादा रेंज मिलेगा हमको, तो 45 डिग्री आप बना करके एंगल फेंकेंगे तो बहुत दूर तक जाएगा। ठीक है। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। मतलब जैसे अगर हम जैसे चलते भी है तो वही होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे लागू होता है, एक्शन और रिएक्शन। ठीक है। तो अगर संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? बल के बराबर। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? जड़त्व को। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में भी। अब प्रक्षालन मशीन, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अप केंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल बल। अब सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं किस पिंड के मोमेंटम, संवेग और वेग, वेलोसिटी के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? द्रव्यमान। ऑब्वियसली। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र, जो हम त्वरण निकालते हैं, तो v माइनस यू बाई टी, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाई समय जो लगा हमें, चेंज जो समय में चेंज हो रहा है। और जहाँ पे a है त्वरण, b है वेलोसिटी, अंतिम वेलोसिटी, u हो गया प्रारंभिक, t हो गया समय अंतराल। टी समय अंतराल मतलब जब चला होगा तो 0 टाइम होगा, और फाइनल क्या हो गया? टी टाइम मान लिया, तो इसलिए क्या हो गया? चेंज ऑफ टाइम हमारा टी मिनट हो गया। टी लेते हैं हम लोग। अब है तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ होगा परवलयकार। परवलयकार, जैसे अब ये जा रहा है टैंक, ठीक है, अब ये आगे की ओर जा रहा है, तो ये जो होता है यहाँ पे इस तरह का ग्राफ बन जाता है ऐसा। आप ध्यान दिए होंगे, क्योंकि गाड़ी इधर जा रहा है, वेलोसिटी इधर है, तो सारा इधर क्या होगा? इधर इसके अंदर जो तेल भरा हुआ है यहाँ पे ऐसा पाराबोला बन जाएगा, मतलब पाराबोला की तरह बन जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एक समान वृत्तीय गति का पर त्वरण एक समान रहता है। किस उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? ओनली फ्रिक्शन की वजह से। अब है न्यूटन गति के नियम। अब जैसे यहाँ बताता है कि गति का प्रथम नियम है, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल न आरोपित किया जाए। अब जैसे उसका एग्जाम्पल देते हैं, चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे का झुकना। जैसे हम लोग जब बस में बैठे रहते हैं तो आगे की ओर झुक जाते हैं, तो ये न्यूटन का पहला नियम की वजह से ऐसा होता है। पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरता है, ये भी उसी का एग्जाम्पल है। कपड़े को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूलकण बाहर निकलते, ये भी फर्स्ट नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का है। अब द्वितीय नियम क्या कहता है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होते हैं तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल की अनुदिश होती है। तो गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। क्योंकि इसमें मोमेंटम को आपको, अगर हम मान लिया अगर हाथ को पीछे नहीं करते तो हमें चोट बहुत ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए उसको हम उसका मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए थोड़ा देर पीछे खींचते हैं तो हमारा मोमेंटम कम हो जाता है, इसलिए हम लोग इम्पैक्ट कम आता है हमारे हाथ पे। अब तृतीय गति का नियम देखते, लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। न्यूटन थर्ड लॉ हमें क्या होता है कि एक्शन जब हम करते हैं तो वहाँ से रिएक्शन मिलता है। जैसे हम लोग जब किसी भी एग्जाम्पल यहाँ देखिए, बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। जब हम लोग जैसे गोली छोड़ेंगे तो आपको क्या होगा? बंदूक पीछे की ओर झटका देगा। रॉकेट वायुयान की गति, उसी तरह रॉकेट चलता ही इसी प्रिंसिपल से, उसका धुआं जितना तेज़ी से निकलता है उसी का फोर्स उसको मिलता है, थ्रस्ट फोर्स की वजह से वो आगे की ओर बढ़ता है। तो चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना, ये सब सारे हमारा क्या है, इसी तरह का एग्जाम्पल लिखा होगा एग्जाम में और आपसे पूछ देगा कि कौन सा नियम मोशन का नियम है, तो इसमें आपको टिक करना पड़ेगा। न्यूटन का नियम पूछता फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से एग्जाम्पल देकर। ऐसे है एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। तो ऊर्जा का ना तो सृजन किया जाता है और ना ही इसे नष्ट किया जाता है, ना ही, तो इसीलिए एनर्जी को हम लोग बोलते हैं ये एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी हमेशा सेम होता है, ना ही ये डिस्ट्रॉय होता है ना ही इसको हम लोग बना सकते हैं, जो भी है वो कंजर्व है, कॉन्स्टेंट है। अब अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? क्योंकि वायु में घर्षण के कारण। ठीक है। अब है ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल है, जैसे अभिकेंद्र।
ठीक है। अभी केंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स, ये केंद्र की ओर होता है। जैसे आप लोग जब गोला साइकिल पे चलेंगे तो आप अंदर की ओर इंक्लाइंड रहेंगे, इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब एक होता है सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर की ओर होता है, जिससे हम लोग दूध से दही से मक्खन हम लोग निकालते हैं। तो उसमें क्या होता है, दही में जब हम लोग वो जो लकड़ी का बना होता है उसको घुमाते हैं तो उससे सारा मक्खन क्या होता है, दूर की ओर चला जाता है। तो वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये है सेंट्रीपिटल, ये अंदर की ओर झुका होता है। दूध से मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने वाला के कारण क्या होता है, आपका बल होता है, उसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं, वायु पर क्षोभ, विंड। अब रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। ठीक है। और ऐसे पेचकस की बात करता है, स्क्रू ड्राइवर के द्वारा पेंच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण टॉर्क से के उदाहरण है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है, प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की होती है। अब कमानी तोला किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हुक नियम पे। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाए तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल 4 गुना लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली। अब जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक जैसे कैंची हो गया, हैंड पंप हो गया, साधारण तुला प्लास। तो ये प्रथम श्रेणी में जब आता है उसका जो कील होता है ना बीच में, जैसे कैंची में आप देखे होंगे, कैंची कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये जो होता है प्रथम श्रेणी में, यहाँ पे जो होता है पेच यहाँ लगा रहता है। ठीक है। उसी तरह द्वितीय श्रेणी जैसे सरौता देखे होंगे, नींबू निचोड़ने वाला देखे होंगे, तो ऐसा रहता है ये। तो यहाँ पे देखिए पेच यहाँ पे है, आपका लोड यहाँ पे होगा और यहाँ पे हमारा हाथ लगेगा। ठीक है। तो ये हो गया दूसरे तरह का द्वितीय श्रेणी के उत्तोलन, जैसे सरौता हो गया, नींबू हो गया, निचोड़ने वाला मशीन। अब इसमें कैसा एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ये दिया रहेगा कैंची, वहाँ ऑप्शन रहेगा प्रथम श्रेणी उत्तोलक है, द्वितीय है, तृतीय, ऐसा आपको। ठीक। जैसे आप देखिए तृतीय में क्या है, स्टेपलर। स्टेपलर तो आप देखे हैं, स्टेपलर में आपने देखे होंगे, जैसे चिमटा होता है, चिमटा में भी देखे होंगे। ठीक है। ये मनुष्य का हाथ है, तो इस तरह का हमारा है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। तो ये एग्जाम में आया है बहुत बार कि इसका एग्जाम्पल दे देगा और पूछता है कि किस श्रेणी का उत्तोलक है। अब देखिए अगला टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, कौन सा, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन इसमें आप देखेंगे। अब जैसे देखते हैं यहाँ पे पृथ्वी पर प्लायन वेग कितनी होती है, इसके वेलोसिटी इसको बोलते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। तब ये हमारा पृथ्वी से बाहर चला, अगर इतना अचीवमेंट उसको हो जाएगा किसी भी बॉडी को, अगर आपको भी उसमें इतना स्पीड दे दिया जाए तो आप भी पृथ्वी के इन्वायरमेंट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है। स्पेस में चले जाएंगे। तो यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान स्पेस क्राफ्ट से एक सेब छोड़ जाए तो उसकी गति क्या होगी, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति के से गतिमान होगी। तो जिस स्पीड से आपका अंतरिक्ष यान होगा उसी से जाएगा वो सेब। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। अब पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट पृथ्वी पर त्वरण के कारण नहीं गिरता है। अब एक भू उपग्रह जियो सैटेलाइट्स किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, अपकेंद्र बल। अब चंद्रमा की सतह पर प्लायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम होता है। अब होता है भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। अब यहाँ बात करते हैं, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है और उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे झूला लगा हुआ है ऐसा, अब यहाँ पे लड़की ऐसा यहाँ बैठी हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे ये खड़ा होगा तो इसका हाइट यहाँ बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं सीजी ऊपर चला जाएगा। सीजी अगर ऊपर जाएगा तो ये घट जाएगा ना, तो ये इसका आवर्तकाल घट जाएगा। ठीक है। तब देखते हैं लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी पेंडुलम क्लॉक गर्मियों में धीमी हो जाती है, जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। हाँ।
उसका अगर लंबाई घटेगा तो कम होगा, लंबाई बढ़ेगा तो ज़्यादा होगा, यही बस याद रखना है यहाँ पे। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया पड़ेगी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है अभी लास्ट ईयर में। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। अब जैसे यहाँ पे होता क्या है कि अगर ऐसे देखा जाए तो जनरली अगर किसी सेम वेट का अगर वस्तु है, अगर ऊपर से हम लोग फेंकते हैं तो बराबर गिरना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो एयर का रेजिस्टेंस है, इन्वायरमेंट में एयर भी है ना, तो वो जितना बड़ा वस्तु होगा, जिसका शेप बड़ा होगा, वो थोड़ा धीरे धीरे गिरेगा, और जिसका शेप छोटा होगा वो जल्दी गिर जाएगा। तो ये है, यदि वायु प्रतिरोध की नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहा व मोम के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर। अब बात करते हैं, पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। अब गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल लॉ का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने किया है। अब देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाता है। ठीक है। अब जैसे देखिए भूतुल्य काली उपग्रह जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। ठीक है। अब बात करते हैं, यदि पृथ्वी सूर्य के मध्य की दूरी दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? वर्तमान का 1/4 भाग। हाँ ऑब्वियसली। अब बात करते हैं कि लोलक की समय अवधि, लोलक की समय अवधि टाइमलाइन, लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की लंबाई पर। हम बात करते हैं पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक तुल्य हो जाए, कहने का मतलब है कि अगर इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है तुल्य हो जाए, इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी की सतह पर g का मान अधिकतम तथा चंद्रमा की पर g का मान न्यूनतम है। तो पीसा की झुकी मीनार, पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? ठीक है, इसका क्या कारण है? तो गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल तरल के अंदर होती है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहता है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ जाता है। अब है चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर क्यों महसूस होता है? कि अपकेंद्र बल के कारण, जो अभी लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आगे बात करते हैं कि विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत के छत से गिराया जाए तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों ही पत्थर एक साथ पहुंचेंगे। हाँ, लेकिन कंडीशन यहाँ पे है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे 0 होना चाहिए। और गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण, अब है सूर्य अन्य ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह पर लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है।
अब देखते हैं यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आंतरिक कार्य को कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्र में ज्वार भाटा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगली टॉपिक। ये टॉपिक का नाम है साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है या अथवा अधिक होता है। अब बात करते हैं हम लोग स्वचालित इलेक्ट्रिकल जो होता है हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पे कार्य करता है? मतलब हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो किस सिद्धांत पे पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकालीन में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है और इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? वह समुद्र में कुछ ऊपर उठ जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि समुद्र की पानी होती है जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, गाढ़ा पानी होता है, और यहाँ नदी होता है तो डेंसिटी उसका ज़्यादा, इसलिए वो बॉडी वो ऊपर आ जाता है। अब है जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाएगा। अब किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। और हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकल जाने लगते हैं? वायु दाब में कमी के कारण। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? क्योंकि समुद्र जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। अब समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इसीलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी की स्तर कितने परिवर्तन नहीं होता है। अब इसे देखते हैं। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? अणुओं के मध्य सहसंयोजक बल कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। मतलब इसका मतलब होता है पृष्ठ तनाव का मतलब कि जब सेम जो होता है सेम पदार्थ में जब फोर्स लगता है, जैसे पानी के साथ ही जो फोर्स लगता है। ठीक है, अब इसी तरह आगे हम देखते हैं कि बैरोमीटर में क्या होगा। तो बैरोमीटर के मापने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम। अब तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैला रहता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। अब है वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होते हैं? क्योंकि जल के पृष्ठ तनाव के कारण। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? यह कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भरी होती है। जल की सांद्रता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति करना सरल होता है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील पारे में तैरती ही रहती है। अब पौधे की जड़ों से पर्णपतियां की और जल बढ़ने का क्या कारण है? कोशिकत्व। स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? कोशिकत्व का गुण। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्था सर्वाधिक होती है? क्वार्ट्ज। अब मार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कोशिकत्व के सिद्धांत पर। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.013 × 10⁵ पास्कल के। जल का आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी किस ताप पर सर्वाधिक होता है?
4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? श्यानता के कारण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। जल से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायु दाब नीचे के वायु दाब से कम होते हैं। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोदक। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वेव स्पीड एंड साउंड। अब रात्रि दृष्टि उपकरण नाइट विजन डिवीजन में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी होती है? अवरक्त तरंगे। अब दृश्य प्रकाश विजुअल लाइट का तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य। आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणें का यूज होता है? एक्सरे किरणें की। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग की। अब बात करते हैं समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण? डॉपलर इफेक्ट के कारण होता है। ये भी एग्जाम में आ चुका है। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण और उधर पर देखेंगे अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण। अब देखिए यहाँ पे प्रकाश तरंग लाइट वेव्स जो होता है अनुप्रस्थ तरंग में आता है। भूकंपी तरंगों में एस तरंगे, डोरी मुक्त यंत्रों के में उत्पन्न तरंगे, सितार पिटा गिटार वीणा, स्थिर जल में पत्थर फेंकना पर उत्पन्न तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे के उदाहरण ध्वनि तरंगे, साउंड या वेव। भूकंपी तरंग से पी वेव जो निकलता सर्पिलाकार से उत्पन्न तरंगे। अब एक रेडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणें का प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगे का। परावैज्ञानिक विकिरण एक्स किरणों, सूक्ष्म किरणों व गामा किरणों को तरंग दैर्घ्य के अवरोही क्रम में क्या होता है? जैसे गामा किरण है, फिर एक्स किरण है, फिर परावैज्ञानिक किरण है, फिर सूक्ष्म किरणें हैं। तो इस तरह से हमारा अब प्रमुख चुंबकीय तरंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ विद्युत चुंबकीय तरंग, उसका खोजकर्ता कौन है? फिर तरंग दैर्घ्य का प्रास क्या होता है? आवृत्ति प्रास क्या होता है? उपयोग इसका कहाँ होता है? और ऐसे गामा किरण की खोज। यहाँ पे देखिए एग्जाम में जो हमारा आता है जनरली खोज कौन से किए वो आता है, और तरंग दैर्घ्य से क्वेश्चन कभी कभी आती है कि किसका ज़्यादा आता है किसका कम होता है, और उसका एप्लीकेशन जो उपयोग है। तो जैसे देखते हैं गामा किरण का हेनरी बेकुरेल ने किए हैं, और तरंग दैर्घ्य कितना 10⁻14 m से -10⁻10 m। आवृत्ति प्रास 10⁻20 से 10⁻24। इसका उपयोग क्या? नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। और जैसे इसका दो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खोजकर्ता और इसका उपयोग। जैसे एक्सरे की बात करते हैं तो WC रोंटगन, इसका खोज करने वाले कौन है? WC रोंटगन। और इसका उपयोग क्या है? चिकित्सा में औद्योगिक यंत्र में। परावैज्ञानिक किरणें की बात करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जोहान रिटर सिंकाई करने में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न एवं जीवाणु को नष्ट करने में। फिर होता है दृश्य किरणें, जिसका खोजकर्ता न्यूटन है, और इनकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है, जो इसका उपयोग हो गया। और अवरक्त विकिरण क्या हो गया? विलियम हर्शेल, या फिर फोटोग्राफी में सिकाई में एक एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में। अब है लघु रेडियो तरंग हेनरिक हर्ट्ज, रेडियो टेलीविजन रडार एवं टेलीफोन में। अब है दीर्घ रेडियो तरंग मार्कोनी, रेडियो एवं टेलीविजन के प्रभाव। और दीर्घ रेडियो तरंग वायुमंडल की किस परत से परिवर्तित होती है? आयन मंडल से। कुलिज नलिका का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। अब है कोबाल्ट 60 समानता विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, क्यों? गामा किरणें में। बंद चूल्हे ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों में।
सुदूर संवेदी युक्त नियंत्रण एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है अवरक्त किरण का। अब दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। तो निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को सोनार कहते हैं। अब आए हम लोग अगला टॉपिक, ध्वनि, साउंड। तो प्राध्वनिक जेट, सुपरसोनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचाती है? ओजोन परत को। फिर आगे देखते हैं किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? 16.5 मीटर। अब वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 343 मीटर पर सेकेंड। सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है, इसका क्या कारण है? अनुरणन, मतलब रिवाइब्रेशन चलता रहता है। हमें चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसका क्या कारण? चंद्रमा के वायुमंडल नहीं है। वह जैव पद्धति, बायोलॉजिकल मेथड, जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी। विश्व स्वास्थ्य वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 40 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है, और हम लोग जो सुनते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। अब चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? ये पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों का। अब है यहाँ पे ध्वनि स्रोत या फिर तीव्रता डेसिबल में। अब साधारण बातचीत 30 से 40 डेसिबल हम लोग जो कहते हैं। तेजी बातचीत करेंगे तो 50 से 60 डेसिबल। तेज संगीत शोर 80 डेसिबल से अधिक। पेड़ के पत्तों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल। अब सायरन, पुलिस और एम्बुलेंस 110 से 120 डेसिबल। जेट विमान 140 से 150। अब औद्योगिक यंत्र या संयंत्र कारखाने 100 से 120। अब महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का त्वरण अधिक होता है, तारत्व अधिक होता है। अब हम लोग बात करते हैं टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? अवरक्त विकिरण। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता साउंड टिम्बर के आधार पर किया जा सकता है। जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम बताओ। ठीक है, तो नाइट्रोजन से ज़्यादा जल, उससे ज़्यादा लोहा। मतलब कहने का होगा कि सबसे ज़्यादा होगा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। तो विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा, यहाँ उल्टा हो गया, ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर द्रव में, फिर गैस में। ठीक है, अब होता है कि तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान के घटने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। मतलब जब टेम्परेचर कमेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जब टेम्परेचर जब हमारा बढ़ता है तो हमारा साउंड और वेलोसिटी घटता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? निर्वात से। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित हो सकती है? ध्रुवण। ध्वनि का तारुत्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों सोनिक वेव की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 20,000। ये भी एग्जाम में आ चुका है। प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? कुत्ते और डॉल्फिन मछलियों के द्वारा। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो दिया गया है। अब है जैसे पदार्थ में चाल, ये भी कभी कभी एग्जाम में आता है, ऐसे
एक दो आता है, ज़्यादा नहीं आता है। जैसे स्टील में पूछ लेता है तो 5960, एल्युमिनियम में 6420, लोहा में 5950, कांच में 3980, जल में 0 डिग्री पर 1402, ये वायु में 0 डिग्री 331, ये वायु में का आता है और जल का भी आता है एग्जाम में कभी कभी। और ऑक्सीजन में 0 डिग्री पे है 316, हाइड्रोजन में 0 डिग्री 1286, समुद्री जल 1533, सामान्य जल 1493। अब आते हैं दूसरा टॉपिक, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, उष्मा और उष्मा गतिकी। अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा। गुब्बारे के आयाम, डायमेंशंस में वृद्धि होगा। ठीक है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बहने का क्या कारण है। तो बाष्पीकरण, इवेपोरेशन की दर का तेज हो जाता है। कमरे में रखी रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। कमरे का तापमान बढ़ जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। वह था ताप मापन, जैसे हमारे यहाँ है मापन और हिमांक, मेजरमेंट और फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में 273 केल्विन है। क्वथनांक की बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट होगा 212 हो गया, 212 फ़ारेनहाइट हो गया। ठीक है। अब बराबर भाग 180 है, 1 डिग्री से फ़ारेनहाइट एक भाग होता है। उसी तरह के सेल्सियस में भी देख लेते हैं। क्वथनांक हो गया 100 डिग्री और बराबर भाग हो गया 100 और एक भाग हो गया 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब केल्विन तो जानते हैं 273 केल्विन जो होता है फ्रीजिंग पे होता है। ठीक है। अब क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 373 हो जाता है, बराबर भाग 100 पे है 1 केल्विन। अब परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से क्या तात्पर्य है। तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल। अब है जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसका वॉल्यूम घटता है, आयतन घटता है। थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है जिसका उपयोग किसी निकाय दाब स्वनियंत्रित प्रेशर सेल्फ कंट्रोल करना है। अब है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या होता है। एक समान तापमान को बनाए रखना। अब रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है, 4 डिग्री। अब है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितने होते हैं, 37 डिग्री या फिर 310 केल्विन। और उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका कारण क्या है। तो भाप में गुप्त उष्मा जो लेटेंट हीट होता है वो रहता है, इसी की वजह से वो ज़्यादा जलता है। और शुष्क बैटरी, ड्राई बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघटन का प्रयोग होता है। ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक गो थ्रू करिए, 2 बार कम से कम देखना है इसको। 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे। ठीक है। अब देखते हैं, पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तथा हिमांक बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। हाँ। अब है सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान रखते हैं, 40 डिग्री पे भी क्वेश्चन आ चुका है। अब शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, लंबाई बढ़ जाती है। अब है सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहे का उष्मा अधिक सुचालक होता है। अब यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है। अब जैसे पदार्थ की उष्माधारिता, थर्मल कैपेसिटी किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर। अब साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले घटता है फिर बढ़ता है। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, जल का क्वथनांक बढ़ेगा। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छतों का प्रयोग किया जाता है, ऊपर सफ़ेद नीचे काला।
रेल की दो पटरियों जोड़ते समय मध्य में थोड़ा जगह क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि पटरियाँ की ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। अब यहाँ बात करते हैं, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित एयर कंडीशनर किसे नियंत्रित करता है? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी एवं तापक्रम, टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है। अब चालन के अनुप्रयोग, चालन के अनुप्रयोग, तो शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन जो है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? बाष्पन के शीतलन के सिद्धांत पे। अब किस तरल के विशिष्ट उष्मा स्पेसिफिक हीट सर्वाधिक होती है? जल की। पसीने, स्वेटिंग कि हमारे शरीर में क्या भूमिका होती है? यह शरीर का ताप नियंत्रित रखने में सहायक होता है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? बाष्पीकरण के कारण। संवहन के अनुप्रयोग, विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। अब मोटर कार का रेडिएटर शीतलन तंत्र की भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। अब है थर्मस बोतल की बात करते हैं। पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? रजत परत, सिल्वर लेयर की। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। उष्मा, हीट किसका उदाहरण? ऊर्जा का। अब सीटी स्कैन करने में कौन सी विकिरण किरणें प्रयोग की जाती है? एक्स किरणें। अब आदर्श गैस का अतिरिक्तांक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? केवल ताप पर। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? समतापीय प्रक्रम। निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबेटिक प्रोसेस के द्वारा। 1 किलो कैलोरी उष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य होता है? 4.18 × 10³ जूल कार्य के तुल्य होता है। विकिरण के अनुप्रयोग, अतः सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते। अब गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है क्योंकि सफ़ेद कपड़े उष्मा का अधिक भार परिवर्तित कर देता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये क्वेश्चन आ चुका है कितनी बार। और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। अब कहता है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर के साथ वायुदाब घटता जाता है। अब ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वहाँ वातावरण की जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहते हैं। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण, रेडिएशन। किस पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव्य से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? बाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट जिसको बोलते। एक कृष्ण का ब्लैक बॉडी किसे उत्सर्जित करता है? सभी तरंगदैर्ध्यों का विकिरण का। अब इथाइल अल्कोहल किस
तापमान पर जमता है -114 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तारे के अंदर ऊर्जा उत्पन्न के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती है? थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन, ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं। अब कहते हैं तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उनका तापमान। एक बर्फ के कटोरे तथा जल को 0 डिग्री पर रखने से क्या परिवर्तित होता है? कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन एक खराब चालक है, बैड कंडक्टर है। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ वाइपोराइजेशन कहा जाता है। अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश की ऑप्टिक्स। यह है ऑप्टिक्स। तब ऑप्टिक्स में देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बोलते हैं कि मृग मरीचिका मिरेज किसका उदाहरण है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अब है प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण परावर्तित होते हैं? तरंग दैर्घ्य और वेग। जब प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कॉनकेव मिरर, अवतल लेंस दर्पण, सॉरी उधर बात करेंगे लेंस में तो उत्तल लेंस हो जाएगा। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों इमर्सियल लैंप्स में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है? नियोन। लाल रेड रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक जबकि बैंगनी वायलेट रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। क्षितिज हॉरिजॉन के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। बोलते वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? लाल प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग सबसे कम होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? बहुलित परावर्तन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड और व्यतिकरण के कारण। अब आता है स्पष्ट दृष्टि जो क्लियर विजन की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। ये भी एग्जाम में आ चुका है। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगों अधिक प्रकीर्ण होती है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई दे पड़ता है। वह तंतुओं प्रकाशीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रकाश तरंगों द्वारा। यदि वायुमंडल में अनुपस्थिति को हो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, ठीक है, और इसीलिए आकाश काला दिखाई देता है। अब यहाँ बात करते हैं विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल मीटर पर सेकेंड में देखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वेरियस मीडिया। जैसे निर्वात की बात करते हैं तो निर्वात में क्या हो गया? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब माध्यम क्या होगा? रॉक सॉल्ट। और प्रकाश की चाल हो गया रॉक सॉल्ट में अगर देखना चाहते हैं तो वो 1.96। और उसी तरह कांच में देखते हैं कांच में क्या होगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कांच में। और अगर हम बात करते हैं जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल। अगर उधर हम तारपीन का तेल में देखते हैं 2.04 × 10⁸, नायलॉन का देखते हैं 1.96 × 10⁸। अब बात करते हैं परंपरागत कैमरे के किस भाग से आँखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है? फिल्म से। अब कहते हैं एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब प्रकाश के विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं
कण दोनों के समान। ठीक है। अब किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परिवर्तित करता है। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए तारासन पर उसकी मात्रा चमक बढ़ जाती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? कांच। अस्त होते हुए सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन स्कैटरिंग के कारण। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंब को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन। अब दूरदृष्टि दोष जिसको बोलते हैं निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। नीला, हरा एवं लाल तीन प्राथमिक रंगों प्राइमरी कलर्स मिश्रण से अन्य सभी रंग का निर्माण होता है। ये सब सारे हमारे क्या हैं? बेसिक्स रंग हैं। ठीक है। अब बात करते हैं वस्तु के त्रिविमीय 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीकी को क्या कहते हैं? उसके हेलोग्राफी। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तरंगदैर्घ्य से। पढ़ने के में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते? पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? आवृत्ति मांडुलन। ठीक है। अब किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, तभी जाके हमको पूरा देख पाते इसको। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण रेयर व्यू मिरर के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? वस्तु से छोटा व उल्टा। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? नीला प्रकाश। एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। और वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या होता है? वायु में उपस्थित धूल कण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर तथा विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा। वर्ण तरंगदैर्घ्य बैगनी भी 3900 एंगस्ट्रम से 4460 एंगस्ट्रम। नीला का 4460 एंगस्ट्रम से 4650 एंगस्ट्रम। आसमानी का 4650 से 5000। हरा का 5000 से 5700। पीला का 5700 से 5900। नीला का 59 से 62। लाल का 6200 से 7600। अब है आकाश के परावर्तन तथा जल के कारण कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। वह धूप के चश्मे की पावर क्षमता कितनी होती है? शून्य डायोप्टर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। अब यहाँ बात करते हैं प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित होता है? डॉपलर प्रभाव पर। अब होता है जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस। खोज बत्ती सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होते हैं? अवतल दर्पण। रमन प्रभाव रमन इफेक्ट का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से। ध्वनि का पुनरुत्पादन रिप्रोडक्शन के लिए सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? लेजर बीम।
जब दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई का वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब लाल, नीले और हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तथा प्रकाश का रंग कैसे प्रतीत होता है? सफेद। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है? 5500 एंगस्ट्रॉम। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8.5 मिनट। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? 1.3 सेकेंड में। इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या है? बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होती है। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? अवतल दर्पण से। अब होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंखों को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी होती? परावैंगनिक किरणें। अब है एक इलेक्ट्रिक करंट। अब ये हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तब जैसे अब यहाँ बात आती है हैलोजन लैंप की, ठीक है। अब जैसे देखिए हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्रण धातु के से निर्मित होता है? टंगस्टन एवं सोडियम। बात करते हैं 1 किलोवाट का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁻⁶ जूल। चलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? 2000 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कहते हैं बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा से अधिक मात्रा में परिवर्तन करती है, इसीलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। तब फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना था? टंगस्टन का, ठीक है। अब स्टोरेज बैटरी को चार्ज करते हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? दृष्टि धारा की, डायरेक्ट करंट की। अब डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है? यह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत से मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है। टरबाइन व डायनेमो में से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। और घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई, सेफ पावर सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होती है। ट्रांसफर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन। विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब है मानव शरीर में प्रतिरोधक कितना होता है? मानव शरीर में प्रतिरोध कितना होता है? 10⁶ ओम। अब देखते हैं समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ पारा। प्रतिदीप्ति बल्ब जो होता है में कौन सी गैस भरी होती है? मरकरी और नियॉन। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन? चांदी। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है और क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब कहता है आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी
लंबाई के तार में ढाला जाता है। ठीक है, तो तार का नया प्रतिरोध जो होगा क्या होगा, R/4 से कम हो जाएगा। डायरेक्टली एल पे डिपेंड करता है। अब जैसे विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, संधारित्र, कैपेसिटर। अब विभव, पोटेंशियल और वोल्टेज क्या निर्धारित करता है, आवेश प्रवाह की दिशा। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है, तंतु को गर्म करके। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी होती है, विद्युत मोटर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के दो उदाहरण कौन से हैं, डायनेमो एवं विद्युत मोटर। प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः अमीटर एवं वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। अतिचालक प्रतिरोध कितना होता है, लगभग 0। बोलते हैं तड़ित चालक, लाइटनिंग कंडक्टर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तांबा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब एक है कंडक्टिविटी, जो हमारा अगला टॉपिक है। क्या है, कंडक्टिविटी। अब यह है सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम किसके उदाहरण है, अर्धचालक के। अब देखो, अर्धचालक की चालकता, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर किस ताप पर अधिकतम होती है, 0 ताप पर। परम शून्य तापमान पर आधारित अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, अनंत। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है क्या कहलाते हैं, अचालक। अब है चालक पदार्थों के उदाहरण, और इधर है अचालक पदार्थों के उदाहरण। चालक पदार्थों के उदाहरण देखते हैं, धातु जैसे हो गया लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट आदि। और उधर देख लेते हैं अचालक पदार्थों में रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी, मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट, चमड़ा आदि। ठीक है, अब इधर देखते हैं जैसे हो जाता है अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी के क्या लक्षण होते हैं, शून्य परागम्यता, नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है, सिरेमिक ऑक्साइड। अब ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है, सिलिकॉन। अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने को की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डोपिंग। अब डायोड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। चालक से संबंधित मुख्य तथ्य, चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। चालक की प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होता है उतना ही प्रतिरोध कम होता है। चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होता है। जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होता है उसकी विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। अब ये देखो, चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है, चुंबक के दोनों किनारों पर। अब है चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा में प्रदर्शित होती है, उत्तर एवं दक्षिण में। सीजीएस पत्ते में चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक मैक्सवेल। अब है ऐसा ताप जो लोहे चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है, क्यूरी ताप। अब है किस चुंबकीय आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहा जाता है, कहाँ होती है, चुंबक के मध्य में। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं, लौह के। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है, लटकने की लंबाई पर। चुंबकीय याम्योत्तर के तल में नती सुई किस दिशा में होगी, ऊर्ध्वाधर होगी। अब तड़ित आकाशीय बिजली में वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है, जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं।
लेज के नियम किसके अनुरूप है? चुंबक फ्लक्स संरक्षण के। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहलाता है? मैग्नेटाइट। अब कहता है जब दंड चुंबक को लंबाई में दो बराबर भागों में बांटा दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेंगे। अब है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा की दिशा को। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह सर्वप्रथम की खोज किसने की थी? तो हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड के द्वारा। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग किया जाता है जब परिपथ से अत्यधिक धारा गुजरे तो फ्यूज तार टूट जाए और परिपथ टूट जाता है। अब यहाँ पे आते हैं अगले टॉपिक, न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, नाभिकीय भौतिक। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। अब बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? ग्लेन टी सीबोर्ग के द्वारा। सबसे अधिक ऊर्जा किस प्रकार के विकिरण में होती है? एक्सरे विकिरण में। अब बोलते हैं पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? C.T. एंडरसन ने। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूरेनियम कार्बाइड प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब तारों के अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। अतः भारत के किस रेडियोधर्मी तत्व रेडियो एक्टिव एलिमेंट का सर्वाधिक भंडारण है? प्लूटोनियम का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? अल्फा, बीटा और गामा किरण। सूर्य नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। अब रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादन, फलों एवं सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों में रिसाव का पता लगाने में। अब होता नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट और भारी जल को। अब मेसान की खोज किसने की थी? हिडेकी ओकावा। ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थों को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है। वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था। कोवाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? गामा किरणों के कारण। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? थोरियम। भारत में अणु बम का विकास किसने किया? डॉक्टर राजा रमन। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आणविक भट्टी। होता है साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा? प्रोटॉन है। ठीक है, कौन सा तत्व परमाणु ईंधन न्यूक्लियर फ्यूल की श्रेणी में नहीं आती है? कैडमियम। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र न्यूक्लियर प्लांट कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। और भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपी पेटी स्थित है? नरोरा। फोर्थ भूकंपी पेटी बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? ओटोहोन एवं फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन ने। भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ये सब सारा रामबत भाटा राजस्थान में है, कलापक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, काकरपारा गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में है, कुंडलकुलम तमिलनाडु में, और ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब यहाँ पे आती है आप लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं, मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में क्या हम लोग देखते हैं? यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? आवर्तकाल दुगना हो जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत में कार्य करता है? संवेग का संरक्षण पे। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। बोलोमीटर में का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तापमान में।
और 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है। जल का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि कोई व्यक्ति के एक दीवार को धक्का देता है और पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य करता है? 0 कार्य करता है। अभिविज्ञ और स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? प्रकाश से है। चलती बस में अचानक रुकने में यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है? क्योंकि जड़त्व के कारण, न्यूटन का पहला नियम के कारण। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? ताकाशी हिरोज। अवगत हाइड्रोजन विजन विधर्भी किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन के संरक्षण से। अवगत यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यंत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उस विधि का टेलीफैक्स कहा जाता है। और फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सी वेग प्रभाव पे। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन के मंदक को भारी जल ड्यूटेरियम DTO और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो कितना बार यहाँ पे पूछा गया है भारी जल का केमिकल फॉर्मूला होता है DTO होता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्लास्टिक का गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्लास्टिक 47 डिग्री सेंटीग्रेड। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन क्यों फट जाती है? पाइप में पानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ने के कारण। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होता है? 60 डिग्री। इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षाएं बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कलाई घड़ी प्रदर्शन युक्तियों, डिस्प्ले डिवाइस तथा पॉकेट कैलकुलेटर में द्रव्य क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी। किसी पदार्थ को सापेक्ष विद्युत शीतलन सदैव कितनी होती है? 1। किसी कांच की छड़ को रेशम में रगड़ा जाता है, छड़ पर कौन सा आवेश आता है? धनावेश। एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे व्हाइट ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है 1,00,000 केल्विन तथा अधिकांश पदार्थ तारे से पृथक हो जाते हैं। घर्षण, फ्रिक्शन एवं स्नेहक लुब्रिकेशन के अध्ययन को क्या कहते हैं? टाइपोलॉजी। अब है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? अटाकामा, पेरू में। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई है? मुंबई में। अब अंतरिक्ष में जाने वाले पहले प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी नागरिन, रूसी अंतरिक्ष यात्री जो कि 1961 में गई थी। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वैलेंटीना तेरेस्कोवा, रूसी अंतरिक्ष यात्री थे। GIF का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? उद्दीपित विकिरण, स्टिमुलेटेड रेडिएशन। वह भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? 3%। वायु का विशिष्ट ताप वायुमंडल गुण बढ़ने के साथ दाब बढ़ता है। अब होता है भारहीनता अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? गोलाकार। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक घटता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? अल्ट्रासोनिक। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? दोनों की गति एक समान होती है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनिक किरणें
को कौन सा अवशोषित करता है? ओजोन परत। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति के दिशा का मापन नेफोस्कोप यंत्र द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे है, जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब घट जाता है। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण। प्रकाश, रेडियो तरंग तथा एक्स किरण किस प्रकार का विकिरण? विद्युत चुंबकीय विकिरण। प्रकाश का कनिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस की स्थापना बेंगलुरु कर्नाटक में की गई थी। समतल दर्पण द्वारा कौन सी प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज बनता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? बैगनी। एक सरल दूरदर्शी टेलीस्कोप कम से कम कितने उत्तल लेंस से बनाया जाता है? 2। लाल कमल का फूल हरे में देखने पर कैसा दिखाई देगा? काला। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? उत्तर दिशा की ओर। युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? रडार सुसूचन से बचाव हेतु। शीशे के रजतन के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? सिल्वर नाइट्रेट। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश काले रंग का दिखाई देता। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? नाइक्रोम का। अब हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणे का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? नांगल में, पंजाब में जो कि है। अब है, टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? फेरोमैग्नेटिक चूर। घड़ी की स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दाब विद्युत प्रभाव पे। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचलनों मूवमेंट ऑफ हैंड से प्राप्त होता है। कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? डॉपलर प्रभाव के द्वारा। हवा में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। अब सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि कम होता है। चुंबकीय अनुदान विकिरण किस सिद्धांत पे काम करता है? तो नाभिकीय चुंबकीय अनुदान। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1957 में। ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? तापांतर। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अधिक अच्छा अवशोषक होता है? काला रंग। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? एक भी नहीं। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाते हैं? परम शून्य ताप। तो यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? कार्बन माइक्रोफोन। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचालन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? साइबरनेटिक्स। और मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन है? गामा किरणें हैं। अब है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रयुक्त की थी। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? एक अपचाई ट्रांसफार्मर। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि का प्रदर्शित करता है? द्रव्यमान। तड़ित चालक लाइटिंग कंडक्टर किस धातु से बनाए जाते हैं? तांबे से। एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाती है। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उसका ताप। हवा का वाष्प घनत्व कितनी होती है? 14.4 ग्राम। कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण। ऊर्जा संरक्षण एक अनुसार से अभिपर्याय ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। अब एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? उच्च दाब और निम्न ताप पर। आवृत्ति मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आयाम परिवर्तनशील होता है, अर्थात नियत आयाम
नियत रहता है। और कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? व्यतिकरण। अब आता है नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वह नीली रंग संक्रमित ट्रांसमिट करती है। और अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है। यदि तांबे के तार को दुगना बढ़ा दिया जाए उसका प्रतिरोधक 4 गुना हो जाएगा। अब है ईसीजी किस यंग की गतिविधि को दर्शाता है? हृदय को। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? ध्रुवन, पोलराइजेशन। वायु शीतलन किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है? दूरबीन। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? समान चाल एवं परिवर्ती वेग। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव उबलने लगता है। समुद्र की लहरों से किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? द्रव चलित ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा एवं गुरुत्वीय ऊर्जा, तेज ऊर्जा। लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है कहलाता है? क्यूरी तापमान। किस संगीत समारोह की छतें साधारणतः वक्राकार क्यों होते हैं? क्योंकि वे शोर का अवशोषण करती है। कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही कौन सी ऊर्जा गिरने के दौरान स्थिर बनी रहती है? कुल यांत्रिक ऊर्जा। और यहाँ चंद्रशेखर सीमा जो होता है का प्रतिपादन किसने किया है? एस चंद्रशेखर ने। अब यहाँ पे है जो बचा हुआ इस पार्ट को देखते हैं। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उनकी संरचना तथा कृष्णा छिद्र संबंधित शोध के लिए वर्ष 1983 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब कहता है किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश की प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को। अब बोलते हैं कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है तो उस कार का पथ कैसा होगा? दीर्घवृत्ताकार पथ होगा। जब लंबे सूखे बालों की ब्रश किया जाता है तो लट्टे समांतर दूसरे से अलग हो जाते हैं क्योंकि ब्रश करते समय बालों पर स्थिरता विद्युत आवेश परिवर्तित हो जाती है। लिफ्ट में व्यक्ति के भार की विभिन्न स्थितियाँ। जब लिफ्ट विरामावस्था में हो, जब लिफ्ट या एलिवेटर विरामावस्था में हो तो व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर हो जाता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो उस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाती है तो इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आता है तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार घटता हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से कम होता है। यदि लिफ्ट को डोरी टूट जाए तो इस स्थिति में व्यक्ति या स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरे जिसमें जो व्यक्ति का आभासी भार शून्य प्रतीत होगा, अर्थात व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होगा। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार बल व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगेंगे जिससे वह लिफ्ट की फर्श से उठकर लिफ्ट की छत जा लगेंगे। अब यहाँ पे है यंत्र और सिद्धांत। अब इसे भाप का इंजन तो ऊष्मा गति की सिद्धांत हो गया। विद्युत जनरेटर है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो गया। रॉकेट परीक्षण हो गया तो न्यूटन का गति का सिद्धांत। रेडियो व दूरदर्शन तो विद्युत चुंबकीय संरचना हो गया। वायुयान व बर्नौली का तरल गति विज्ञान सिद्धांत हो गया। इसे यंत्र हो गया सोनार तो सोनार हो गया प्राश्रव्य तरंगों का प्रवर्तन। प्रकाशिक रेसे तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। फोटो सेल तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। नाभिकीय रिएक्टर तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। अब इस तरह भौतिक एवं रासायनिक
से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र। तो यह सबसे पहला है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में, जो कि किस राज्य में है? नई दिल्ली में। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में, जो उत्तराखंड में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में। भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा झारखंड में है। अब राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिक मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में है, महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है, महाराष्ट्र में। भारतीय उष्मा मौसम विज्ञान ये भी है पुणे में। भारतीय मौसम प्रयोगशाला ये भी पुणे में। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्रॉम्बे में है, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला देखते हैं केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान, ये भी दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान केंद्र कराईकुडू तमिलनाडु में है। फिर केंद्रीय नमक एवं समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान भावनगर में, गुजरात में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो होता है बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला जो होता है बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। रमन अनुसंधान संस्थान जो होता है बेंगलुरु में, कर्नाटक में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है, गोवा में है। ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग, वैसे युक्ति है यहाँ ऊर्जा रूपांतरण। तो वैसे विद्युत में हीटर की बात करते हैं, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर को विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो के आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कार के बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फेंके गए पत्थर की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में होता है। वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में करता है। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में देता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में करता है। अब यहाँ पे फिर देखते हैं विद्युत बल्ब जो होता है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में देता है। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में देता है। टरबाइन जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में देता है। फिर पवन चक्की जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में देता है। फिर विद्युत चुंबकीय विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में करता है। परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में करता है। माइक्रोफोन जो होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। मोमबत्ती जो होता है रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में करता है। विद्युत जनित्र जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। वायुमंडलीय दाब को मापने एवं सतह ग्राफ को पर चित्रित करने वाला यंत्र बैरोग्राफ कहलाता है। तब ये हो गया हमारा यहाँ पे इंड हो गया फिजिक्स का। तो इसी तरह से आप इसको बार बार देखिए, ठीक है। मिनिमम 2 से 3 बार आप इसको देखिएगा अच्छे से। और अभी जैसे जो भी एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तो आपको सिर्फ वन लाइनर पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो मैं अगले सेक्शन में कोई नया एक सब्जेक्ट लेकर आऊँगा। अगर आपको लगता है कि हमें कोई सब्जेक्ट और पढ़ना है तो आप नीचे कमेंट करेंगे कौन सा सब्जेक्ट पहले लाएंगे, ठीक है। और इसको अगर अच्छा लगता है आपको तो आप किसी भी जो एजुकेशन ग्रुप है उसमें आप, या व्हाट्सएप ग्रुप है कहीं भी शेयर कर दीजिएगा, 1-2 कहीं भी किसी भी एजुकेशन ग्रुप में। तो इसके लिए अब आप देखिए अच्छे से इसको। ओके, थैंक यू।